हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने हाजिर है। आज इस तरह के हमें पता है कि हमारे पास 3 फरवरी है 2024 है। और फैसल बैंक, जिस तरह का मैंने पोल क्रिएट किया था उसमें आप लोगों को कहा था कि कमेंट्स करें, तो फैसल बैंक का एक कमेंट आया हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना काफ़ी देर बाद मिज़ान बैंक के बाद फैसल बैंक पे भी एक वीडियो बना दी जाए। तो फैसल बैंक, जैसे कि हमें पता है कि एक इमर्जिंग इस्लामिक बैंक है। मिज़ान बैंक के बाद अ, तकरीबन 3 या 4 बैंक प्रॉपर आते हैं जो प्रॉपर इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट और इस्लामिक शरीयत के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो उनमें से हमारे पास एक मिज़ान बैंक है, जिस तरह का मैंने आपको बताया था पहले। फैसल बैंक है, बैंक इस्लामिक है, और मुस्लिम कमर्शियल बैंक है। ये चार हमारे पास एक बैंक हैं जो इस्लामिक प्रॉपर इस्लामिक शरिया बैंक है, और इस पे इस्लामिक मुदारबा मुशारका वगैरह पे काम करते हैं। ठीक है। तो एक इमर्जिंग इस्लामिक बैंक है, और हमें पता है कि इस्लामिक बैंक का फ़ायदा ये है कि आजकल इस्लामिक बैंकिंग की तरफ लोग आ रहे हैं। और जिस तरह के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस शाया किए हैं कि 2027 आई गेस या 2026 से सारे बैंक्स को इस्लामिक होना चाहिए प्रॉपर। और जिस तरह के हम देख रहे हैं बैंक अल-फलाह वगैरह, उन्होंने भी अपनी इस्लामिक विंडोज़ कन्वेंशनल के साथ साथ खोलना शुरू कर दी हैं, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती रहे और इस्लामिक जो विंडोज़ हैं उनसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अचीव हो। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो उनके दूसरे कन्वेंशनल बैंक्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, और प्रॉपर इस्लामिक बैंकिंग पे पूरे पाकिस्तान का निज़ाम राइज किया जाए। जिस तरह इस्लामिक बैंकिंग की डिमांड बढ़ रही है, उस तरह सारे इस्लामिक बैंक्स भी बढ़ते जा रहे हैं। फैसल बैंक, बैंक इस्लामिक, MCB, मिज़ान बैंक। तो आज इसकी ट्रेडिंग प्राइस है 32.62। 1 ईयर का चेंज है, 40% गेन दे चुके हैं अपनी प्राइस में। अगर हम यहाँ से देखें, 2023 में मिनिमम ये 20 रुपये पे गया था, और 2023 में ही 32-33 रुपये पे आ गया है। तो फंडामेंटल एनालिसिस हम कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये है, टेक्निकल एनालिसिस के बाद इंशाल्लाह फ़ौरन 15-20-25 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे बाद अपलोड हो जाएगा, वो भी जाके देखिएगा आप लोग। ठीक है। तो जिस तरह के हमें पता है ये इस्लामिक बैंक है। मार्केट कैप इसका देखें तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप है। फ्री फ्लोट इसका 25% है, जिसका मतलब ये टाइटली हेल्ड है। शेयर स्पॉन्सर्स और जो मेजोरिटी बिग बिग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्होंने हेल्ड किया हुआ है, और सिर्फ 25% मार्केट में घूम रहा है शेयर। इसके अलावा अगर हम देखें तो EPS इसकी ग्रो होती जा रही है, विच इज़ अ गुड साइन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी ग्रो होता जा रहा है, विच इज़ अ गुड साइन टू। टोटल इनकम भी, और मार्कअप अर्न भी। जितना ज़्यादा मार्कअप होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी, वी नो। इसके अलावा ऑब्वियसली डिविडेंड देने वाला स्टॉक है। तो अगर हम इसका डिविडेंड काउंट करें, 2023 का डिविडेंड अगर हम काउंट कर लें इसका, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 3 रुपये, और चौथे में इसने लगता है कोई डिविडेंड नहीं दिया, आई गेस। 28 अप्रैल को एक फाइनेंशियल रिजल्ट आया इसका, फिर एक फाइनेंशियल रिजल्ट आया अगस्त को, फिर एक फाइनेंशियल रिजल्ट आया अक्टूबर को, और अब फाइनेंशियल रिजल्ट आना चाहिए जनवरी या फरवरी में, आई गेस। खैर, 2013 का अगर हम देखें तो इसने दो ईयर एंड इसका हुआ था। फाइनल डिविडेंड इसने दिया था 2023 में फरवरी में, और उसके बाद एक क्वार्टर कुछ भी नहीं दिया फरवरी के अगले एक क्वार्टर, और फिर अगस्त में दिया और अक्टूबर में दिया, और अब दोबारा इसका फाइनल ईयर ख़त्म हो जाएगा फरवरी में। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अब हमें ये सिर्फ दो दो डिविडेंड्स मिले हैं 2023 में। और 2023 के शुरू में जो क्वार्टर गुजरा है वो पिछले साल का था। तो अगर हम देखें तो 1 रुपया, 1 रुपया, और अब ये फरवरी में दोबारा इसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो 2 रुपये इसने दिया है फिलहाल अभी तक। 32 अगर हम लगा लें इसको फिलहाल,
दो को डिवाइड करें 32 से तो हमारे पास 6.25% डिविडेंड यील्ड बनती है, जो कि मेरे नहीं ख्याल से इतनी अच्छी है अभी अगर हम देखें इसको। तो हालांकि अक्टूबर में 2022 में इसने काफ़ी अच्छी डिविडेंड यील्ड दिखाई है, 5 और 0.5 और 1, 6.5। तो अगर हम अक्टूबर 22 की देखें तो हमारे पास 6.5 डिवाइडेड बाय, अगर हम इसकी एवरेज प्राइस लगाएं 20 और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो हम मल्टीप्लाई कर दें तो 32% इसकी डिविडेंड यील्ड बनती थी। तो ऑन एवरेज हम आगे जाके डिविडेंड यील्ड इसकी देखते हैं कि कितनी ऑन एवरेज कितनी देता है डिविडेंड यील्ड। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा ओवरव्यू आ गया। पीई रेशो इसकी 3.17 है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको कंपनी का 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, विच इज़ 3 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए। अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो इसकी सेल्स अगर हम देखें तो एक कॉन्टीन्यूस इंक्रीज है सेल्स में, ठीक है। 2021 से 2022 की सेल्स को कंपेयर किया जाए तो डबल सेल्स हो गई हैं। और अभी टीटीएम में अगर हम देखें तो 104 से काफ़ी ज़्यादा सेल्स निकल चुकी हैं। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि कितने अकाउंट्स खोले हैं, कितने पैसे आए हैं, आगे ये पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, मुख्तलिफ म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, उनसे भी प्रॉफिट आता है, फिर शेयर होल्डर्स को भी देते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स वाले, और फिर खुद भी रखते हैं कमीशन। तो ऑब्वियसली जितना पैसा आएगा उतने ज़्यादा पैसे बैंक बनाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हमें एक कांस्टेंट ही दिख रहा है। अगर इसकी एवरेज रहे तो ये 10, 11, 12 तक की एवरेज बनती है इसकी, वो विच इज़ गुड। डिविडेंड पर शेयर अगर हम देखें तो टीटीएम मतलब कि अभी तक इसने कितना डिविडेंड दिया है, 37%, 22 में 27%, 21 में 6.52%। अगर हम इसकी एवरेज आउट निकालने की कोशिश करें तो अगर हम 37 को ऐड करें 27 से और फिर ऐड करें 6.5 से और फिर डिवाइड करें 3 पे, तो तकरीबन 23% की डिविडेंड यील्ड बनती है। तो अगर हम इसको मोटा मोटा देखें तो 20% आप लगा लें तो 20% की डिविडेंड यील्ड बनती है, क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली कंपनी अच्छा डिविडेंड दे सकती है। लेकिन एक इसमें चीज़ नोट करने वाली ये है कि कंपनी इज़ नॉट कंसिस्टेंट अबाउट इट्स डिविडेंड्स। 2016 में एक दफ़ा दिया, 2017 में एक दफ़ा दिया, 2018 में एक दफ़ा दिया, 2021 में एक दफ़ा दिया, 2019 और 20 में कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। 2022 में दिया, फिर 2022 में 3 दफ़ा दिया, 2023 में भी 3 दफ़ा दिया। तो इसमें कम से कम 1 साल हमें और देखना चाहिए कि ये कंसिस्टेंट अपनी डिविडेंड यील्ड में रहता है कि नहीं, चारों क्वार्टर डिविडेंड देता है कि नहीं, और फिर हमें मज़ीद इसमें अपने इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी भी ये अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट हो सकती है इसमें। ईपीएस देखें तो ईपीएस भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ अ गुड साइन, क्योंकि तमाम बैंकिंग सेक्टर्स इसी तरह परफॉर्म करते हैं। उनके ईपीएस मोस्टली जो अच्छे बैंक्स होते हैं उनके ईपीएस ग्रो ही होते हैं। इसके अलावा हम प्राइस टू सेल्स रेशियो अगर देखें, प्राइस टू सेल्स रेशियो में एक छोटा सा फंडा आपको बता देता हूँ। 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस कम है और सेल ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि जो स्टॉक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, ठीक है। अंडर वैल्यूड मतलब कि जितनी जल्दी आप उसमें इन्वेस्ट कर लेना तो उतना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बनती है सेल्स के मुताबिक। इस जो स्टॉक की है अभी 32 पे जा रहा है, तो ये वो रेशो होती है प्राइस टू सेल्स। तो 1 से नीचे हो तो वो इन्वेस्टेबल है, और 1 से ऊपर हो तो ओवर वैल्यूड है, बहुत महंगा शेयर है, ठीक है। 1 से नीचे हो तो वो शेयर काफ़ी सस्ता है। अब ये कंटिन्यूसली प्राइस टू सेल्स रेशो नीचे जाती जा रही है, जिसका मतलब है कि ड्रास्टिकली इंक्रीज आ रहा है सेल्स में, लेकिन जो कंपनी है उसकी प्राइस में इतना इंक्रीज नहीं आ रहा, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए गुड साइन हो सकता है, क्योंकि कंपनी की सेल्स इंक्रीज होती जा रही है लेकिन कंपनी की प्राइस नहीं बढ़ रही। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल होती जा रही है लेकिन उसकी प्राइस वहीं पे है, विच मीन्स कि कंपनी काफ़ी सस्ती अभी बिक रही है, तो हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर को मैंने पहले बताया था कि बुक वैल्यू पर शेयर, एक फंडा याद रख लें कि बुक वैल्यू पर शेयर जितनी आपने
वैल्यूएशन देखनी होती है कि बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब ये है कि मोटा मोटा इतना समझ लें कि 49.64 सेल्स के मुताबिक, असल सेल्स और इक्विटी के मुताबिक, उसमें भी इक्विटी की टाइप्स होती हैं, प्रेफर्ड इक्विटी और सिंपल दूसरी इक्विटी। तो उसमें इक्विटी वगैरह के मुताबिक जो ये इस कंपनी की वैल्यूएशन बनती है वो बनती है 49.64 रुपीज़। ठीक है, और अभी ये कंपनी ट्रेड हो रही है 32.62 रुपीज़ पे। ठीक है, जिसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा भी सस्ती मिल रही है कंपनी। ठीक है, तो ये एक चीज़ होगी। प्राइस टू बुक रेशो, इसको भी मैंने आपको पहले बताया कि जीरो से नीचे मतलब अंडर वैल्यू। तो तमाम चीज़ें हमें ये शो कर रही हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपनी अभी सस्ते में मिल रही है, जो कि एक अच्छा साइन है कंपनी को लेने में। इक्विटी टू एसेट्स देखें तो इक्विटी टू एसेट्स हमारे पास 6-7 की रेंज में ही है, जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब है कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, जिसका मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे ये इसकी इक्विटी है, ठीक है, और ये इसके एसेट्स हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए 10 मिलियन के एसेट्स हैं और ये 60 मिलियन की इक्विटी है। इक्विटी वो पैसा होता है जो शेयर होल्डर्स ने शेयर स्टॉक्स खरीद के कंपनी को दिया होता है। ठीक है, तो इसकी जो इक्विटी टू एसेट्स है वो 6% बनती है। ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि मैं समझता हूँ कि 10% से कम इक्विटी टू एसेट्स बहुत अच्छी बात है। जिसका मतलब ये है कि अगर 10% या उससे कम है तो मैं उसको समझता हूँ कि कंपनी शेयर होल्डर्स पे इतनी डिपेंडेंट नहीं है जितनी कि अपने एसेट्स पे डिपेंडेंट है, अपनी सेल्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जो अपने एसेट्स फिक्स एसेट्स ग्रो करती जा रही है और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। फिक्स एसेट्स बैंक की सूरत में ये हो सकता है कि बैंक की ब्रांचेस को हो सकती है नहीं। ठीक है, और बैंक की कोई मशीनरीज हो सकती हैं, एटीएम्स लगा सकती है, तो ये वो फिक्स एसेट्स में आ जाते हैं। तो 6.13 अगेन फिक्स एसेट्स जो इक्विटी टू एसेट्स है हमें यही शो करवाती है कि कंपनी अपनी इक्विटी पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर रही, कंपनी अपने एसेट्स पे रिलाई कर रही है ज़्यादा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। और 10 आप ये एक थ्रेशोल्ड रख सकते हैं कि 10 तक, 10 या 10 से कम हमारे पास एक अच्छी इक्विटी टू एसेट्स हो सकती हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि 10 से ऊपर हैं तो बुरी हैं, वो ऑल और ऑब्वियसली दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं इस पर। करंट रेशो देखें तो करंट रेशो में हमें यही शो कराती है कि इसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो एसेट से कम है। लेकिन मैं पहले बार बार कहता हूँ कि बैंक्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को इतना नहीं देखा जाता, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक लोन्स पे चलता है, या फिर बैंक किसी को घर ले देता है और फिर उसकी किस्तें लेता रहता है, क्योंकि बैंक की तरफ से तो 6-7 करोड़ चला गया ना, उसकी लाइबिलिटीज़ में आ गया। लेकिन बैंक अब से प्रॉफिट भी तो कमा रहा है, तो बैंक के उसमें इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि उसने लेने हैं, लोन्स देने हैं, फिर लोगों को घर बना के देना है, लोगों के बिहाफ पे गाड़ियाँ लेनी है, तो बैंक के में इतनी ये मैटर नहीं करता ये। पीयर्स में हमारे पास हमें पता है MEBL है, MCB है, HBL है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल बैंक है, UBL कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, HBL कमर्शियल बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, अलाइड बैंक, बैंकल हबीब कमर्शियल बैंक है। इसमें से मिज़ान बैंक और MCB और BIPL या फिर BIPL और फैसल बैंक, इस्लामिक बैंक से। ठीक है, अगर हम इसके अब मज़ीद फाइनेंशियल्स में जाएं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा हमारे पास कैश फ्लो फॉर फाइनेंसिंग डिक्रीज हो रहा है, मतलब नेगेटिव है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी काफ़ी ज़्यादा जो लाइबिलिटीज़ है ना वो साथ साथ ही चुकाती जा रही है। ये नेगेटिव होना एक पॉजिटिव बात है, नेगेटिव होना एक पॉजिटिव बात है। क्या बात है, क्या बात कर दी है यार, क्या बात कर दी है। ये एक चीज़ होगी। ठीक है, अगर हम बैलेंस शीट में जाएं तो बैलेंस शीट में हमें दिख रहा है कि कैश इन हैंड जो कंपनी को है ना, कैश का कभी मसला नहीं आया। कंपनी के पास हमेशा कैश जो है ना वाफर मिकदार में रहा है, और ऑन एवरेज हमारे पास $50 बिलियन का कैश, सॉरी $50 बिलियन का कैश मौजूद होता ही है। इन्वेस्टमेंट्स में देखें तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आउट परफॉर्म कर रही है इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे, जैसे कि
कई कंपनी ने म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल दिए हैं, तो वहाँ से उसको डिविडेंड्स आ रहे हैं, कैपिटल गेन के थ्रू आ रहे हैं। या फिर कंपनी ने इन्वेस्टर्स के बेहाफ पे अ, अपना पैसे डाल दिए हैं किसी स्टॉक्स में, वहाँ से उसको आ रहे हैं। या कंपनी ने किसी ETFs में पैसे डाल दिए, वहाँ से उसको डिविडेंड्स आ रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट में आ जाता है और वो इंक्रीज होना एक अच्छी बात है। फिक्स एसेट्स, कंपनी ऑब्वियसली एसेट्स, फिक्स एसेट मतलब कि मशीनरी खरीद रही है, ATMs लगा रही है, बैंक्स बना रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि फिक्स एसेट्स के बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ये बहुत मैटर करता है कि फिक्स एसेट्स हमेशा बढ़ने चाहिए, क्योंकि बैंक्स अपनी हर ब्रांचेस ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेंड करते रहते हैं, खोलते रहते हैं। एसेट्स हम देखें तो 1.07 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, 1 ट्रिलियन की लाइबिलिटीज है, और ये आउटडेटेड डाटा है। ठीक है, ये डाटा आउटडेटेड है, 2023 का डाटा हमारे पास अभी मौजूद नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से पता लग रहा है TTM से इसकी अभी तक की करंट रेशो 1.13 टाइम है, जो कि इतनी बुरी नहीं है बैंक के लिहाज से। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने होल्ड उतने ही रखे हैं। कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स 2017 में बढ़ाए थे। देखें, अगर 2017 में अगर हम जाके देखें ना कंपनी की सेल्स, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, कैश फ्लो, तो कंपनी के पास से पैसा गया था, ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब कंपनी के ऑपरेशंस पे जो पैसा लगा था ना 2017 में, वो कंपनी ने अपनी तरफ से दिया था, क्योंकि कंपनी के पास इतना प्रॉफिट नहीं था कि उससे पैसे निकाल के ऑपरेशंस पे लगा सके। ठीक है, 2017 में अगर हम यहाँ पे भी देखें ना, तो 2017 में नंबर ऑफ शेयर्स कम थे। ठीक है, और कंपनी के पास पैसा भी नहीं था, तो कंपनी ने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर रेज किए ताकि ज़्यादा इक्विटी जमा हो, ज़्यादा पैसे आए, ताकि वो इन फ्यूचर अपने पैसों को मैनेज करके कंपनी को अच्छे तरीके से चला सके। और अगर हम देख रहे हैं तो 2018, 19, 20, 21 में अगर हम देख रहे हैं तो पॉजिटिव कैश फ्लो है, जिसका मतलब एक अच्छी बात है। और अगर हम देखें तो उसके बाद कंपनी ने अपने नंबर ऑफ शेयर्स भी इंक्रीज नहीं किए, क्योंकि कंपनी एक अच्छी पोजीशन में आ गई है, उसको और इक्विटी की जरूरत नहीं है, तो इसलिए कंपनी ने अपने नंबर ऑफ शेयर्स भी इंक्रीज नहीं किए। इसका मतलब ये है कि कंपनी एक आउट परफॉर्म कर रही है, जिसकी एक मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। ये एक मतलब काफ़ी अच्छा स्टेप था कंपनी की तरफ से कि उन्होंने एक इतना होशियार, कह सकते हैं कि होशियार स्टेप उठाया, जिससे हमें पता लगता है कि कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। ठीक है, रेशोज में लास्ट हम देखें तो प्लोबैक रेशो 2017, 18, 19, 20 तक कंपनी अपनी पूरी पूरी जो इन्वेस्टमेंट है ना, पूरी पूरी सेल्स हैं या पूरी पूरी प्रॉफिट है, वो दोबारा कंपनी में री इन्वेस्ट करती आ रही है। लेकिन 2021 और 2022 में अब कंपनी चाह रही है कि अपने शेयर होल्डर्स को भी कुछ उसमें से हिस्सा दे, तो आहिस्ता आहिस्ता कंपनी डिविडेंड कंपनी बनती जा रही है अच्छी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें हो गई देखने वाली। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऑल इन ऑल इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये बहुत अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, और फैसल बैंक एक अच्छा सेकंड नंबर पे इस्लामिक बैंक बन सकता है, नो डाउट। अभी मैजान बैंक और MC भी हैं, फैसल बैंक भी बन सकता है, और ये आपकी पोर्टफोलियो में इसके शेयर्स होने ज़रूर चाहिए। लास्ट, फॉर लॉन्ग टर्म ओनली ये बता रहा हूँ डिविडेंड यील्ड, क्योंकि मुझे इसकी अच्छी लग रही है, और सारे फैक्टर्स आपको बता दिए हैं। आगे आपने अपना फैसला करना है कि आपने ये शेयर लेना है कि नहीं। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लें, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन आपको वैल्यू पहुँचती है, तो वीडियोस लंबी होने का कोई इतना आपको नहीं होना चाहिए कि वेस्ट हो रहा टाइम। ठीक है, तो आप लोगों को भी सीखने को मिल रहा है, मेरा भी एक्सपीरियंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। टेक्निकल एनालिसिस की भी वीडियो इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा, फिर अपना फैसला कीजिएगा कि किन रेट्स पे इस कंपनी को बाइक करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। इट्स जुल्फ़िकार साइनिंग ऑफ।